नमस्कार। आज एक बहुत विशेष टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ। हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है और इसकी वर्ण व्यवस्था संसार में सबसे अधिक वैज्ञानिक वर्ण व्यवस्था है। आज मैं आपको न केवल वर्ण व्यवस्था के उच्चारण स्थान बल्कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने वाले वो तत्व भी बताऊंगा एक चित्र के माध्यम से, जो आप समझ पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और चित्र के दिखाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन दोनों में सामंजस्य बिठाया जाता है। तो आइए देखते हैं ये चित्र। तो ये रहा आपके सामने एक चार्ट। इसके बाद मैं आपको वो चित्र दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी देवनागरी लिपि सबसे अधिक वैज्ञानिक कैसे है। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा उच्चारण करके बताऊं, आप इस चीज़ को समझिएगा। उसके बाद मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ए, आ, ई, उ, ए, ओ। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि री स्वर में शामिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि री के उच्चारण में स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है। जब हम री का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा काम करती है, इसलिए री को स्वर में शामिल नहीं किया गया। परंतु हमारे जो विद्वान रहे हैं उन्होंने री को स्वर में ही रखा है। अभी इसके आगे चल के मैं कारण भी समझाऊंगा आपको। तो यदि हम गिनकर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक री को शामिल किया गया है तो 11 हो गए। तो ये 11 स्वर हैं हमारे पास, 11 स्वर हैं। और बाकी जो बच गए ये 33 व्यंजन हैं। अब कमाल की बात ये देखिए कि इन 11 स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसी प्रकार से व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा जाता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज हम इनके उच्चारण स्थान और कुछ विशेष जानकारी आपको देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि रे वर्ण और ए स्वर दोनों ही वर्ण हैं, लेकिन एक व्यंजन है और एक स्वर है। ये दोनों विशिष्ट क्यों हैं, इसकी जानकारी भी आपको हम देंगे। लेकिन पहले लेते हैं हम एक चित्र। तो ये रहा आपके सामने एक चित्र। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको स्वर तंत्रियों की जानकारी दूंगा। स्वर तंत्रियां हमारे गले या कंठ से ऊपर और ओष्ठ तक यानी होठ तक 5 होती हैं। इन पहले स्वर तंत्रियों के मैं नाम बताता हूं, आपको थोड़ा सा याद करना। ये है कंठ, कंठ यानी गला जिसको कहते हैं कंठ। कंठ के बाद होता है यहां तालु, तालु। अब तालु की पहचान कैसे करें? यदि आप अपने अंगूठे को मुंह में डालेंगे और ऊपर की ओर टच करेंगे, छुएंगे, तो जहां अंगूठा आपका छू रहा है वो तालु। तालु के बाद अगली स्वर तंत्री है मूर्धा। मूर्धा जो आपके ऊपर वाले दांत हैं, इनका पिछला हिस्सा जहां मसूड़े हैं उसको मूर्धा कहते हैं। फिर अगली स्वर तंत्री होती है हमारे पास दंत यानी दांत। और अंतिम स्वर तंत्री होती है ओष्ठ, यानी आप इनको होठ या लिप के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं कि किस स्वर तंत्री से किस स्वर
या व्यंजन का उच्चारण होता है। आइए देखते हैं एक बार। ये 5 हमारी स्वर तंत्रियां हैं। एक बार किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है ये और देख लेते हैं। पहला मैंने बताया कंठ, यहां से किस किस वर्ण का उच्चारण होगा। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं और वर्गों का नाम हमेशा पहले अक्षर या वर्ण से चिन्हित किया जाता है। जैसे कै वर्ग, बस आगे हमें केवल वर्ग लिखना है। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो ऐसे 5 वर्ग हो गए। तो कंठ से जो उच्चरित होंगे वो कै वर्ग, कै, कै, ख, ग, घ, ङ। और साथ में ए और आ भी कंठ से उच्चरित होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली स्वर तंत्री है तालु। तालु से चै वर्ग उच्चरित होगा। चै, छै, जै, झै, ये और साथ में ये, श, ई और ई भी उच्चरित होगी। इसके बाद हमारे पास अगली स्वर तंत्री है मूर्धा। मूर्धा याद है ना, दांत के पीछे वाला हिस्सा। तो इससे टै वर्ग उच्चरित होगा। टै, ठै, डै, ढै, णे और री का उच्चारण भी यहीं से होगा। इसके बाद अगली स्वर तंत्री हमारे पास है दंत। दंत यहां से तै वर्ग उच्चरित होगा, लेकिन याद रखें थोड़ा सा अलग है। दंत से केवल 4 वर्णों का उच्चारण होता है। तै, थे, दै और धै। बाकी किसी वर्ण का उच्चारण दंत से नहीं होता। फिर हमारे पास अंतिम उच्चारण है ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ। अब ओष्ठ तो होठ से या ओष्ठ से किन किन स्वरों का या वर्णों का उच्चारण होता है देखते हैं। पै वर्ग का होगा। पै वर्ग यानी पै, फै, बै, भै, मै और इसके साथ ही ऊ और ऊ का उच्चारण भी ओष्ठ से होता है। अब मैं आपको एक विशेष चीज बता रहा हूं। विशेष चीज क्या है? ऐसे भी हमारे पास वर्ण हैं जो 2 स्वर तंत्रियों से उच्चरित होते हैं। जैसे कंठ और तालु। इनको कहेंगे कंठ तालु। कंठ तालु। यहां से ए और ए का उच्चारण होगा। इसका उच्चारण ध्यान कीजिए, आई नहीं होता है। आई नहीं है, इसका उच्चारण ए है। ए, आई नहीं। हमने गलत सीख लिया, अब ठीक सीखेंगे। आई नहीं पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए इसको क्या पढ़ेंगे? पैसा, पैसा, पैसा। जैसे कैसा, इसको कैसा या पैसा नहीं बोलेंगे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मैंने आपको बताया था कि रे और ए दोनों विशेष हैं। क्यों है आइए जानते हैं थोड़ा थोड़ा।
याद रखना, स्वर और व्यंजनों में अंतर क्या है। पहले तो ये थोड़ा सा बता दूं, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। जो स्वर है ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। स्वतंत्र ध्वनि यानी मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी बाधा के निकलती है। और जितने भी व्यंजन हैं ये सब स्वर के सहारे से बोली जाती हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे स्वतंत्र ध्वनियाँ जो बिना किसी सहारे के बोली जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जो स्वर के सहारे से बोली जाएं, उच्चरित की जाएं, उन्हें कहेंगे व्यंजन। अब ए क्यों जरूरी है? क्योंकि ए पूरी लिपि का आधार है। ए के बिना आप किसी भी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। रे क्यों विशिष्ट है? रे क्यों विशिष्ट है? क्योंकि यही एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसमें पाई नहीं है। पाई समझते हैं ना आप? ऐसा खड़ा डंडा, ये हर एक में मिलेगा। किसी में अर्ध पाई, किसी में पूर्ण पाई। जैसे उदाहरण के लिए जय में पूर्ण पाई है, पूर्य लगा हुआ है। झ में पूर्ण पाई है, य में पूर्ण पाई है, लेकिन ट में अर्ध पाई है। ठ में अर्ध पाई है, आधी पाई लगी हुई है। ये अर्ध पाई और पूर्ण पाई है। पाई का मतलब एक खड़ा हुआ डंडा। रे में पाई नहीं है, इसलिए ये विशिष्ट हो गया। इसीलिए रे के इतने सारे रूप देखने को मिलते हैं, जैसे प्रखर। देखिए रे कहाँ लग गया और कैसे रूप में आया। कोई और व्यंजन इस तरह से नहीं आ सकता कभी भी। इसी तरह से जैसे पर्वत। अब देखिए रे कहाँ आ गया? विशिष्ट रूप में आ गया, ऊपर भी लग गया। कोई और वर्ण लगता है ऐसा? नहीं लगता। इसीलिए रे और ए दोनों अपने आप में विशिष्ट हैं। लिपि से संबंधित और हमारी वर्णमाला से संबंधित बाकी जानकारियां भी ढेर सारी बच गई। जैसे हम यदि शब्दकोश में हम जब शब्द तलाश करते हैं कोई भी, तो हमें मिलता नहीं जल्दी से। और कई बार एग्जाम में, पेपर में पूछा भी जाता है कि शब्दों का व्यवस्थापन करें, और हमें पता नहीं लगता कौन सा शब्द कहाँ लगेगा। इसकी भी जानकारी बच गई। साथ ही आगत वर्ण कौन से होते हैं। हाँ, दो चीजें मैं और आपको बता दूं चलते चलते कि ए, ओ और ओ ये हमारे पास संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त। ए कैसे बना है? ए जमा ई से ए का निर्माण होता है। इसी तरह से ए जमा ऊ से ओ का निर्माण होता है। तो ये संयुक्त स्वर हुए। ठीक वैसे ही जैसे संयुक्त व्यंजन थे, याद है आपको? क्ष, त्र, ज और श्र। ये संयुक्त व्यंजन है 4, और ये 4 संयुक्त स्वर हैं। ये भी ध्यान रखें। तो अगला वीडियो जब मैं आपके सामने लेकर आऊँगा तो उससे मैं बताऊँगा कि हमारे पास वर्णमाला से संबंधित और कितनी जानकारियाँ हैं जो हमें नहीं पता। आपको पता है, एक और छोटी सी बात बता दूँ, ड और अढ़े, अड़े और अढ़े, इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। इनसे कोई शब्द कभी शुरू नहीं होता है। अड़े और अढ़े ये विशिष्ट हैं अपने आप में, क्योंकि इनसे कभी कोई शब्द शुरू ही नहीं होता है। अब आपने समझा होगा ये चित्र देखने के बाद में कि कहां से किस वर्ण का उच्चारण होता है, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर में क्या अंतर है, साथ ही सघोष, अघोष, महाप्राण और अल्प प्राण
स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं, और साथ में ये भी जान लिया आपने कि र को इतनी अलग अलग तरीके से हम प्रयोग में क्यों करते हैं। तो इसी प्रकार से और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, किसी और के पास पहुंचाएं ताकि वो भी देखकर इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद।